Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I am Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है कि यूएस और रशिया के बीच में जो न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल ट्रीटी थी उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जो ट्रीटी है हम देख चुके हैं रशिया और यूएसए के बीच में है। ये करती क्या है, ये जो ट्रीटी है ये जो आक्रामक और ऑफेंसिव आर्म सिस्टम्स रहते हैं, हथियार रहते हैं, उनमें कमी लाने के लिए और उनमें एक लिमिटेशन लाने के लिए ये ट्रीटी है। ये फोर्स में 5 फरवरी 2011 में आई थी एंड ये एक पुरानी स्टार्ट ट्रीटी की सक्सेसर है। मतलब पुरानी वाली जब शीत युद्ध खत्म हुआ था 1991 में, तब एक ट्रीटी आई थी जिसने जो स्ट्रैटेजिक डिलीवरी व्हीकल्स हैं उनकी संख्या 1550 पर सीमित कर दी थी और वॉरहेड्स की संख्या 6000 पर सीमित कर दी थी। ये जो नई स्टार्ट ट्रीटी आई है ये इसी पुरानी ट्रीटी की एक सक्सेसर है। हमारा अगला आर्टिकल है कि अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में दोबारा से चुना गया है। ये जो इलेक्शंस हुए थे ये AIBA और IOA के ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में हुए थे। AIBA के ऑब्जर्वर हैं यूरी जैतसेव और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हैं राकेश गुप्ता। अब बाकी के जो लोग चुने गए थे उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हेमंत कुमार कलिता को सेक्रेटरी जनरल के रूप में चुना गया है और दिग्विजय सिंह को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साथ में अजय सिंह ने ये कहा कि इनका फोकस टोक्यो ओलंपिक्स के जो बॉक्सर्स रहेंगे उन पर रहेगा, ज़मीनी तौर पर मतलब ग्रास रूट में डेवलपमेंट पर रहेगा और वुमेन्स बॉक्सिंग पर रहेगा, महिला मुक्केबाजी पर। हमारा अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम से रिलेटेड। इसको बोलेंगे RYSK। अब ये एक समग्र योजना की तरह है जिसे कि HRD के डिपार्टमेंट रिलेटेड टू पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नीति आयोग के परामर्श के बाद बनाया गया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरी स्कीम का, वो देख लेते हैं। ये एक समग्र योजना की तरह काम करेगी जिसके अंदर कई सारी जो स्कीम्स हैं उनका विलय कर दिया जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका वो आसान हो जाएगा एंड बुनियादी ढांचे को अच्छे से इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जिससे कि इन प्रोग्राम्स का हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। ये है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। ये जो स्कीम है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वो है 486.48 करोड़ रुपीस का। ये फिगर को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। अब हम स्कीम्स के विलय की बात कर रहे थे तो उसके अंदर में 7 सब स्कीम्स हैं। एक है नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल यूथ कॉर्प्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कॉपरेशन, यूथ हॉस्टल्स, असिस्टेंस टू स्काउटिंग एंड गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम। ये 7 स्कीम्स के नाम हैं। हमारा अगला आर्टिकल है कि इंटरनेशनल योगा डे 2021 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं एंड तैयारियां जो शुरू हुई हैं वो CYP ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करके हुई हैं। CYP का फुल फॉर्म है कॉमन योगा प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किसने किसने किया ये देख लेते हैं। इसको जो योगा के गुरुज हैं एंड जो एक्सपर्ट्स हैं उनने मिलकर डिज़ाइन किया है। ये बहुत ही सरल योगा प्रैक्टिसेस हैं जो कि जो आम जनता है उनकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योगा की जो प्रैक्टिस है उसका जो नॉलेज है उसे और प्रमोट किया जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए एंड सभी चीज़ों को बेहतर किया जाए। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। ये जो हम CYP प्रोग्राम की बात कर रहे थे, कॉमन योगा प्रोटोकॉल, ये बहुत ही इजी है, अडेप्टेबल है एंड इससे सारे लोग, चाहे वो किसी भी एज के हों, किसी भी जेंडर के हों, आराम से सीख सकते हैं। ये सिंपल ट्रेनिंग सेशंस के दौरान और ऑनलाइन क्लासेस से बड़े ही आराम से सीखा जा सकता है एंड वाइडली इसे फॉलो भी किया जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर है एंड बड़े लेवल पर बहुत ही वाइडली परफॉर्म किया जाता है इसे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में। अब देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, इन सभी ने मिलकर एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल के योगा अप्रिसिएशन प्रोग्राम को भी शुरू किया है। ये जो प्रोग्राम है इसके ऑब्जेक्टिव वही है कि मासेस में होलिस्टिक हेल्थ के लिए अवेयरनेस हो, अपने योगा के क्या बेनिफिट्स हैं वो उनको पता हो, बहुत ही बड़े लेवल पे योगा को प्रैक्टिस किया जाए, इसके जो पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो हो एंड योगा को एक प्रिवेंटिव प्रैक्टिस की तरह होलिस्टिक हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए प्रेजेंट किया जाए। अब हम इंटरनेशनल योगा डे के बारे में जानते हैं। ये तो हमें पता होगा कि ये 21 जून को मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष,
इस दिन को मनाने के लिए पूरे देश भर से डिज़ाइंस को इनवाइट करती है कि ये मस्कट के लिए डिज़ाइंस बहुत ही इनोवेटिव तरीके से बनाएं। साथ में ये 2015 से हम मना रहे हैं जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस हिस्टोरिक डिसीजन को लिया था कि उन्होंने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में डिक्लेयर किया था। इसके बाद से इस दिन को बड़े ही एंथुजियाज्म के साथ पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल कपिला से रिलेटेड है, जो कि एक पेटेंट अवेयरनेस कैंपेन है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कैंपेन को 15 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया था। एंड कपिला एक एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। सो अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी लिटरेसी और पेटेंट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया है। सो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए और ज़्यादा अवेयरनेस आए एंड वो इसके बारे में और ज़्यादा सीखे। सो इसका ऑब्जेक्टिव हम पिछली स्लाइड में देख ही चुके हैं। अब देखते हैं कि करेगा कैसे कैसे। ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स हैं उनके इन्वेंशन को आईपी प्रोटेक्शन देगा, आईपीआर कोर्सेज क्रेडिट कोर्सेज डेवलप करेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करेगा आईपीआर के लिए, एंड साथ में फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हैं उनके लिए आईपी फाइलिंग सिस्टम को और ज़्यादा वाइब्रेंट और डेवलप बनाएगा। हमारा अगला आर्टिकल है कि उड़ान 4.0 के फर्स्ट फेज के तहत ही असम में 24 नए रूट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। उड़ान एक एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जो कि दूर दराज के जो इलाके रहते हैं उनको देश से सब्सिडी वाले किराए पर हवाई मार्ग से जोड़ती है। ये हो गया हमारा उड़ान स्कीम। एंड अब ये जो उड़ान 4.0 है इसमें 48 नए रूट्स को सब्सिडी वाले किराए के तहत जोड़ा गया है। ये जो उड़ान स्कीम है इसके 6 सैलिएंट फीचर्स हैं। इनको बस एक बार रीड कर लेते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही डिमांड ड्रिवन है। किराए का बहुत ख्याल रखा गया है कि अफोर्डेबल होना चाहिए। वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है, ये जो सिलेक्टेड एयरलाइन ऑपरेटर्स को मिलती है, इसके बारे में हम अभी बाद में बात करते हैं। मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल उड़ान फ्लाइट का क्या होना चाहिए वो डिसाइड करते हैं। एक्सक्लूसिविटी ऑफ ऑपरेशन ऑन उड़ान रूट्स, एंड इस बार जो उनका फोकस है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिली स्टेट्स और आइलैंड्स पर। अब उड़ान 4.0 के बारे में देखते हैं। इसे दिसंबर 2019 में फोर्थ राउंड उड़ान के रूप में लॉन्च किया गया था, मतलब उड़ान के फोर्थ राउंड के रूप में लॉन्च किया गया था। इस फोर्थ राउंड में इनका फोकस है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, हिली स्टेट्स में और आइलैंड्स में। अब इस स्कीम के तहत जो एयरपोर्ट्स हैं जो ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड हैं उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वायबल गैप फंडिंग प्रोवाइड करती है, उनको मतलब प्रायोरिटी में ज़्यादा रखती है। अब ये वायबल गैप फंडिंग क्या है? ये वो फंडिंग है जो किसी सिलेक्टेड एयरलाइन ऑपरेटर को दी जाती है कि वो उड़ान फ्लाइट्स को इन स्कीम्स के तहत चलाए, ऑपरेशनलाइज करे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने असम में इसे ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो सिलेक्टेड एसएओ है उसको 79,60,680 रुपीज़ का भुगतान किया है। हमारा अगला आर्टिकल है कि नाबार्ड के तहत 5,000 करोड़ रुपीस के कोष के साथ एमआईएफ को बनाया जाएगा। अब ये जो फंड है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पीएमकेएसवाई पीडीएमसी के तहत जो प्रोविजंस अवेलेबल हैं उनके परे माइक्रो इरिगेशन के लिए किसानों को या तो टॉपअप या फिर एडिशनल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने के लिए रिसोर्सेज जो जुटाने पड़ते हैं उनमें सहायता करे। एंड साथ में भारत सरकार ने राज्य सरकार को एमआईएफ के तहत जो लोन दिए हैं उसमें जो ऋण है उसमें 3% ब्याज योगदान प्रदान किया है, मतलब 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया है। हमारा अगला आर्टिकल है कि किसानों की आसानी के लिए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम को और ज़्यादा एक्सपैंड किया गया है। ये जो नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ई नाम है ये एक ऑल इंडिया मतलब पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल है, जिसका एम ये है कि ये नेशनल मार्केट को डेवलप करे एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोड्यूस के लिए, एंड साथ में जो एग्जिस्टिंग एपीएमसीज हैं उनका और ज़्यादा प्रसार करे। एंड इस ई नाम पोर्टल के ज़रिए जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसल को कहीं से भी कहीं भेज सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, एंड उनका जो पेमेंट रहेगा बिके हुए अनाज का वो उन्हें उनके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब देखते हैं कुछ और इन्फो। अभी तो 18 स्टेट्स और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जो 1000 मार्केट्स हैं उनको एकीकृत किया गया है, जिससे कि जो मार्केट्स हैं वो आपस में और ज़्यादा अच्छे से लिंक कर पाएँ एंड ई नाम के अंडर में और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएँ।
अभी तक देखें तो 1.6 करोड़ फार्मर्स ने और 1.5 लाख से ज़्यादा ट्रेडर्स ने इस ई नाम प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर चुका है। एंड ई नाम की सक्सेस के लिए अभी निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट प्रेजेंट करते हुए बताया कि वो 1000 और मंडियों को इसमें एकत्रित करेंगी, जिससे कि जो मार्केट्स हैं, मंडीज हैं, उनको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। हमारा अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से रिलेटेड। अब हम देखेंगे कितनी महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ये एक मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, मतलब मातृत्व लाभ योजना है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। एंड इसके तहत जो वो महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, मतलब आर्थिक मदद देती हैं। एंड ये जो स्कीम है इसे 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इसे इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसे कौन इम्प्लीमेंट करती है एंड ये स्कीम कब शुरू हुई थी, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। एंड अब हम इस स्कीम के तहत जो वो आर्थिक मदद देती है उस पूरे टोटल पैसे की बात करें, तो अभी तक पिछले 3 सालों में उन्होंने ये इस स्कीम के जरिए 5,931.9 करोड़ रुपीस को इन्होंने 1.75 करोड़ एलिजिबल जो लाभार्थी हैं उन्हें दे चुका है। हमारा अगला आर्टिकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से रिलेटेड है। रिसेंटली इसे रिव्यू किया गया है, इस स्कीम की समीक्षा की गई है। अब नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, ये बहुत ही सक्सेसफुल रही है। इसने बड़े लेवल पे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था उसको कम किया है, कहीं कहीं पर समाप्त भी किया है, एंड साथ में जो गर्ल चाइल्ड की जो वैल्यू है उसको और ज़्यादा बढ़ाया है। एंड साथ में जो कुछ अच्छी प्रथाओं को सामुदायिक स्तर पर एक पहल के रूप में लाके बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया है। अब इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है इसमें जो गिरावट आ रही है उसको कम करना, एंड साथ में लड़कियों की एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट करना, कि एक वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें कि वो लड़कियों के एजुकेशन के लिए और ज़्यादा बेहतर हो। अब देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कैंपेन को ये ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च किया था कि ये गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करे, एंड साथ में जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो वेलफेयर सर्विसेज हैं उनकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाएं, उसको इम्प्रूव करें। इस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था एंड ये एजुकेशन सेक्टर की स्कीम है। हमारा अगला आर्टिकल है कि आईसीएमआर ने एक नेशनल सेरो सर्वे किया एंड ये बताया कि लगभग 21.4% की जो पॉपुलेशन है उसने कोविड-19 वायरस के प्रमाण दिए हैं। आईसीएमआर का फुल फॉर्म है द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन्होंने अपने थर्ड नेशनल सेरो सर्वे में बताया कि ये 21.4% से ज़्यादा लोग कोविड-19 के प्रमाण देते हैं। इस थर्ड राउंड को शुरू किया गया था दिसंबर 7 से अभी जनवरी 8 तक, मतलब पिछले साल 2020 की दिसंबर से अभी के जनवरी तक। एंड इसमें ये बताया कि जो 21.4% पीपल हैं ये जो कोविड-19 का प्रमाण देते हैं, ये 28,589 पीपल में जो सेरो सर्वे किया था उसमें से निकले हैं, जिनमें सभी की एज 18 या उससे ज़्यादा थी। एंड इसके बाद जब उन्होंने बच्चों में 10 से 17 साल के बच्चों में ये सेरो सर्वे किया तो उसमें 25.3% बच्चे इस डिसीज का प्रमाण दे रहे थे। हमारा अगला आर्टिकल है कि ट्रैक चाइल्ड पोर्टल ने ये बताया कि पिछले एक साल में 43,515 बच्चे मिसिंग रिपोर्ट किए गए हैं। हमारा अगला आर्टिकल है कि ट्रैक चाइल्ड पोर्टल ने ये बताया कि पिछले एक साल में 43,515 बच्चे मिसिंग रिपोर्ट किए गए हैं। अब हम एक स्कीम की बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। ये जो स्कीम है इसे सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है एंड इसका एम ये है कि जो भी बच्चे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में होते हैं, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में फंसे होते हैं, उनके इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करना। ये जो स्कीम है इसे इम्प्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इसको जो इम्प्लीमेंट कर रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड ये जो पोर्टल है ये पूरा डेटा होल्ड करता है कि कितने बच्चे कहाँ पर किस किस जगह पर रह रहे हैं, ये किस किस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं। हमारा अगला आर्टिकल है कि आईआईटी मंडी ने जो कोविड-19 के पेशेंट्स घर में मौजूद हैं उनको ट्रैक करने के लिए एक ऐप को डेवलप किया है।
सो अब करते हैं इस ऐप की बात। सो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बायोमेट्रिक एप्लीकेशन है जो कि कंटिन्यूसली निगरानी रखेगा एंड जो लोग घर से दूर कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनका सही पता भी लगा पाएगा, उनकी सही पहचान भी ले पाएगा। एंड ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका नाम है लक्ष्मण रेखा। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है कि इस एप्लीकेशन का नाम है लक्ष्मण रेखा एंड इसे डेवलप किया है आईआईटी मंडी ने। सो अब ये काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से कुछ कॉम्बिनेशंस को यूज़ करता है, जियो फेंसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करता है। एंड इसका फ़ायदा ये है कि जो कोई भी पेशेंट किसी क्वारंटीन स्पेस में है, वो उस क्वारंटीन स्पेस का उल्लंघन नहीं कर सकता है, वो उसे छोड़ के जा नहीं सकता। हमारा अगला आर्टिकल है कि एयरबस और जीएमआर ग्रुप ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी क्यों किया है? इन्होंने इसलिए किया है कि ये इंडिया में एविएशन सर्विसेज में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कोलैबोरेट करके काम करेंगे। सो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को एरो इंडिया 2021 के दौरान किया गया है एंड इसको हमने कल के ही आर्टिकल में कवर किया था। एरो इंडिया 2021 इंडिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो है एंड इसे बेंगलुरु के यलहंका एयरबेस में कंडक्ट किया जा रहा है। अब ये जो एयरबस और जीएमआर ग्रुप है ये एक साथ टीम अप होके एक्सप्लोर करेंगे इस सेक्टर्स के, इस एविएशन सर्विसेज के सभी पोटेंशियल स्ट्रैटेजिक एरियाज को, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा। इसमें इंक्लूडेड होगा मेंटेनेंस, कंपोनेंट ट्रेनिंग, डिजिटल एंड एयरपोर्ट सर्विसेज, ये सारे। एक और पॉइंट ये है कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत एयरबस और जीएमआर दोनों कमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के लिए जो एविएशन सर्विसेज हैं उनके ब्रॉड स्कोप को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये कोलैबोरेट करके काम करेंगे एंड इन्हीं सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। हमारा अगला आर्टिकल है कि बोइंग ने P-81 गश्त के लिए टाई अप की घोषणा की है। सो बोइंग जो कि एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, इसने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? एयरवर्क्स के साथ किया है। अब क्यों किया है वो देखते हैं। इसने एमआरओ के लिए किया है, मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। सो ये चाहता है कि नेवीज के तो जो P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स के जो वीआईपी ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, इनके मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल के लिए इसने एयरवर्क्स के साथ कोलैबोरेट किया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा ये देखते हैं। सो ये जो डिफेंस के कस्टमर्स हैं उनके लिए इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट फील होगा, सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड होगी। अभी कैसे होगी? बिकॉज उन्हें बहुत फास्टर टर्न अराउंड टाइम मिलेगा, मतलब बहुत जल्दी ये सब डिलीवर कर देंगे, बहुत ही एक्सेप्शनल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मिलेगी एंड साथ में जो बोइंग के एयरक्राफ्ट हैं उनमें मिशन रेडीनेस भी इनको मिलेगी। तो डिफेंस कस्टमर्स के लिए ये बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज लाएगा। अब बोइंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सो बोइंग एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो कि करता है डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड के साथ में बेचता भी है किस किस चीज़ों को? एयरप्लेन्स को, रोटरक्राफ्ट को, रॉकेट्स को, सैटेलाइट्स को, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को, मिसाइल्स को, पूरे वर्ल्ड वाइड में। हमारा अगला आर्टिकल वर्ल्ड कैंसर डे 2021 से रिलेटेड है। सो हम वर्ल्ड कैंसर डे को 4 फरवरी के दिन मनाते हैं। इसे हम हर साल मनाते हैं ताकि हम कैंसर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें, लोगों को इंस्पायर कर सकें कि उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है एंड कैंसर को वर्ल्ड वाइड थोड़ा कम कर सकें, इसके इम्पैक्ट को। बिकॉज जो ग्लोबल लेवल पर देखें तो कैंसर मौत का सबसे बड़ा दूसरा मुख्य कारण है। सो अब इस साल की थीम देख लेते हैं। तो इस साल की थीम थी आई एम एंड आई विल। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डेट है एंड इस बार इसकी थीम है। हमारा अगला आर्टिकल वर्ल्ड कैंसर डे से रिलेटेड है। सो हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है एंड ये इसलिए मनाया जाता है कि कैंसर के प्रति लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले, वो इंस्पायर हो चेंज के लिए एंड ग्लोबल लेवल पर कैंसर के इम्पैक्ट को थोड़ा कम करा जा सके। बिकॉज ग्लोबल लेवल पर जब हम देखते हैं तो कैंसर दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण है, मतलब कैंसर मौतों का दूसरा सबसे मुख्य कारण है। एंड इस साल की थीम देख लेते हैं। इस साल की थीम थी आई एम एंड आई विल। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही दो चीज़ें हैं, एक तो ये डेट 4 फरवरी एंड दूसरी ये थीम आई एम एंड आई विल। अब देखते हैं सबसे पहले कैंसर डे को कब मनाया गया था। सो इसे सबसे पहले पहली वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर 2000 में इसे ओरिजिनेट किया गया था इस दिन को। एंड ये जो समिट थी इसे पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था बाय यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC के द्वारा। सो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही दो चीज़ें, एक डेट और एक ये थीम। हमारा अगला आर्टिकल है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, मतलब मानव बिरादरी का अंतर्राष्ट्रीय दिन।
सो इस दिन को अभी इस साल पहली बार मनाया जा रहा है, तो ये दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाएगा। अब देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी का एम क्या है। इसका एम ये है कि ये विश्व में अलग-अलग धर्म, संस्कृति और मान्यताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ एंड साथ में टॉलरेंस की जो इम्पोर्टेंस है उसको रेखांकित करें। एंड इस साल की जो थीम थी इसकी है पाथवे टू द फ्यूचर, अ पाथवे टू द फ्यूचर। सो ये डेट 4 फरवरी को मनाया जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, एंड इसकी थीम है अ पाथवे टू फ्यूचर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 दिसंबर को ये एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था, जिसमें उन्होंने 4 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के रूप में डिक्लेयर किया था। एंड इस साल के बाद से हर साल इस दिन को 4 फरवरी को मनाया जाएगा। सो थीम एंड डेट हमें स्टिल याद रखनी है। हमारा अगला आर्टिकल है कि चंडीगढ़ में देश का पहला एम्पूटे क्लिनिक खोला गया। सो ये देश का पहला है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, एंड इसे किसने शुरू किया ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सो इसे शुरू किया PGIMER ने, जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। सो उन्होंने मंडे को इस एम्पूटे क्लिनिक को लॉन्च किया है, एंड ये इंडिया का ऐसा पहला कोई क्लिनिक है। एंड इस क्लिनिक का जो एम है वो ये है कि ये अपने पेशेंट्स को सोशल, मेंटल और फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें। साथ में इसका बेसिक इंटेंट ये है कि जो इसके एम्पूटे पेशेंट्स हैं उनको एकदम नियर नॉर्मल फंक्शनल ह्यूमन बीइंग का दर्जा दिला पाएंगे सोसाइटी में। एंड साथ में ये जब ट्रीटमेंट और रिकवरी का टाइम रहेगा तब ये पेशेंट की काउंसलिंग भी करेंगे एंड उसे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे, एंड कुछ कुछ फंड्स में असिस्टेंस भी देंगे। हमारा अगला आर्टिकल है कि गोवर्धन एक्टिविटीज़ की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तब इस वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है वो देखते हैं। सो इसे बहुत सारे लोगों ने लॉन्च किया है। ये शुरू होता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर गिरिराज सिंह, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति रतनलाल कटारिया ने जॉइंटली तरीके से इस यूनिफाइड वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। ये देश भर की जो गोवर्धन की एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करेगा, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगा। अब देखते हैं गोवर्धन क्या है। सो ये स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से डील करता है। हमारा अगला आर्टिकल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सो अशोक डिंडा ने क्रिकेट के सभी फॉर्म से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब देखते हैं अशोक डिंडा के बारे में डिटेल में। सो इनके बैग में 420 फर्स्ट क्लास के विकेट्स हैं, एंड इन्होंने इंडिया के लिए 13 ODI एंड 9 T20 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 12 और 17 विकेट्स लिए हैं। साथ में इन्होंने IPL में भी खेला है, जिसमें उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स और पुणे वॉरियर्स जैसी टीम्स के लिए खेला है। 36 वर्षीय अशोक डिंडा ने क्रिकेट के सभी फॉर्म्स में से संन्यास ले लिया है, एंड इन्होंने जो अपना डेब्यूट मैच खेला था वो 2005 में खेला था बंगाल के लिए, एंड उन्होंने बंगाल क्रिकेट के लिए 15 साल तक खेला भी है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।